आगे बढ़ते हैं। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वे परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। तो अब आगे क्या देखते हैं हम कि जो ईला है उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे थे, तो उसने ऐसा सोचा कि मैं इसको चुनौती की तरह लूँगी और बाकी बच्चे जैसे काम करते हैं मैं भी वैसे करूँगी। तो उसने पैर जो काम हम हाथों से करते हैं वो उसने पैरों से करना शुरू किया और करना सीखा पहले। जैसे हम लोग हाथों से खाना खाते हैं तो उसने खाना पैरों से शुरू किया। दाल भात खाना सोचो कितना मुश्किल होता है पैरों से कुछ भी। तुम अभी भी अगर कुछ करके देखोगे तुम चम्मच तक नहीं पकड़ सकते, पर चम्मच को तुम पकड़ ही नहीं सकते हो पैर से। तो उसने वो सब सीखा, करना शुरू किया। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, हाथों से करना मुश्किल होता है कई बार, तो उसने पैरों से करना शुरू किया। फर्श बुहारना, बुहारना मतलब झाड़ू वाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी मतलब सब्जी सब्जी वगैरह, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तख्ती मतलब होता है स्लेट वगैरह जो होता है, छोटा बोर्ड जो होता है स्लेट। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मतलब एडमिशन। दाखिला मिलने में भी उसे बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी कि उसको चोट वोट ना लग जाए। और वो काम करने की गति मतलब बाकी बच्चे हाथ से काम कर रहे थे, वो पैर से काम कर रही थी, थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी। गति मतलब उसकी स्पीड कम होगी थोड़ी शुरू शुरू में जब होगा तो। लेकिन कई बार ऐसा होता था किसी काम में तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से कर लेती थी, फुर्ती से कर लेती थी वो काम, कि दंग रह जाते थे बाकी लोग। दंग मतलब एकदम शॉक से हो जाते थे कि ऐसे कैसे कर लिया इसने। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह मतलब परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। इसका मतलब है कि घुटने टेकना मतलब हार मान जाना, तो वो परेशानियों के सामने हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, मतलब 10th क्लास तक पढ़ाई की थी उसने। और वो 10th की जो परीक्षा होती है, बोर्ड्स वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, वो पास नहीं कर पाई थी। ईला को ये पता नहीं था कि परीक्षा में मतलब जो होते हैं, तो एक क्या होता है कि जब ऐसा कुछ होता है कि किसी किसी भी कोई भी जो बच्चा होता है जो एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, मतलब किसी और तरीके से उनका कोई अंग वगैरह होता है जो काम नहीं करता है, हाथ पैर आँख वगैरह कुछ भी। तो उनको क्या होता है कि उनका पेपर लिखने के लिए बोर्ड ऐसी ऐसे फैसिलिटी वगैरह देता है कि आप किसी और से लिखवा सकते हो पेपर, अगर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है। मतलब वो सिर्फ लिखने वाला होगा पेपर, बोलोगे आप सब कुछ जो भी आपने याद किया है या जो भी है, सारा जितना भी लिखने वाली चीज़ है वो आप बोलोगे, और वो जो लिखने वाला हुआ उसको स्क्राइब बोलते हैं, तो वो लिखेगा। तो ईला को पता नहीं था कि ऐसी भी सुविधा होती है कि आप किसी और से अपना पेपर लिखवा सकते हो, मतलब आप बोलते रहोगे और वो पेपर लिख देगा आपका। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, उससे इस बात का दुख है। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। तो मतलब अगर उसको पता होता कि
10वीं की परीक्षा में वो किसी से लिखवा सकती है, कोई लिखने का काम कर सकता है। तो और अगर उसको ये जानकारी पहले मिल जाती तो उसकी 10वीं की परीक्षा पास हो जाती। दुख की तो बात है ये, लेकिन यहाँ आकर दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, तो मतलब उसने हार नहीं मानी। आगे बढ़ते हैं। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। अब क्या है कि ईला जो है उनकी माँ और जो दादी है कशीदाकारी मतलब कढ़ाई कढ़ाई करती थी, और उनको सुई में रेशम रेशम धागा पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। मतलब वो सुई में धागा डाल रही हैं, बूटियां मतलब वही फूल वगैरह बना रही हैं, उकेर रही है, कढ़ाई कर रही हैं। और पता नहीं और उसी समय जब अपनी माँ और दादी को देखती थी तो उसी समय उसने ठान लिया कि वो भी कढ़ाई करेगी। और उसने कढ़ाई करने के लिए भी मतलब सोचा कि वो पैरों से ही करेगी, और पैरों के अंगूठों का सहारा लिया, थंब जो होते हैं, तो उनका सहारा लिया उसने, और दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर, मतलब सोचो ज़रा, सुई उसने दोनों जो अंगूठे हैं पैर के उसके बीच में रखी, और उसमें से कच्चा रेशम, मतलब एक में रखी होगी सुई और दूसरे पैर के अंगूठे से उसको सुई में पिरोना कितना मुश्किल काम है। तो वही कह रहे हैं कि कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं है, हाथ से नहीं कर पाते हैं हम, इसने पैर से किया, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। पर कहते हैं ना, जहाँ वही बात है, जहाँ चाह वहाँ राह, कहते हैं ना, अगर कुछ ठान लो तो कर जाओगे तुम उसको। उसके विश्वास और धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस, मतलब कि होगा होगा, पहली बारी में नहीं हुआ होगा, दूसरी बारी में नहीं हुआ होगा, लेकिन उसने कोशिश करती रही, वो कोशिश करती रही, और अंत में क्या हुआ कि उन्होंने डालना सीख लिया सुई में रेशम। कुदरत मतलब सृष्टि, नेचर, नेचर के जो लॉज होते हैं कि तुम हाथ से कर सकते हो, हाथ वो वाले काम करने के लिए होते हैं, पैर चलने के लिए होते हैं, तो उसने उनको भी झुठला, मतलब झूठा साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम सुई, ये वाला काम सुई का, खाना वाना खाने का काम सिर्फ हाथ से कर सकते हैं। तो पैरों से सिर्फ चला नहीं जाता, पैरों से ईला सचानी जो है वो सारे काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन कौन से लगेंगे, ये सब वह समझ गई थी। तो मतलब 15-16 साल की जब हुई ईला, तो उन्होंने काठियावाड़ी जो है, काठियावाड़ी कशीदाकारी, काठियावाड़ी एक तरह की कढ़ाई होती है, जो काठियावाड़ एक जगह है, अरेबियन महासागर है जो गुजरात और महाराष्ट्र के उस साइड है, जो वेस्ट साइड पे अपना इंडिया के, वहाँ के बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, समुद्र के बिल्कुल किनारे वाली जो जगह होती है, जो बिल्कुल पानी से घिरी हुई होती है, तो ऐसी जगह है काठियावाड़। और वहीं की मशहूर है ये क्या कहते हैं, कढ़ाई, जिसको कहते हैं काठियावाड़ी कढ़ाई। दिखा देती हूँ कैसी दिखती है। ये होती है काठियावाड़ी कढ़ाई। तो ये एक साड़ी है, साड़ी पे ये काठियावाड़ी कढ़ाई हुई हुई है। ये देखो कि इसमें होता है कि कुछ ये बेल और ये फूल वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें कुछ क्या कहते हैं, वो शीशे वगैरह भी लगते हैं छोटे छोटे, मतलब बहुत भारी कढ़ाई होती है। आगे बढ़ते हैं। तो वो वाली जो मतलब 15-16 साल की हुई जब ईला, तो उन्होंने काठियावाड़ी कढ़ाई भी करना शुरू कर दिया था, माहिर हो चुकी थी उसमें, मतलब बिल्कुल कुशलता से एक्सपर्ट हो गई थी बिल्कुल। और उनको ये पता चल गया था कि
कौन से नमूने मतलब क्या सैंपल वगैरह बनाए जाएँ और कौन से रंग से जो वो सैंपल उन्होंने तैयार किया है, नमूना तैयार किया है, उस पे कौन से रंग जो हैं वो खिल के बाहर आएँगे और कौन-सा टाँका लगाना चाहिए। टाँके भी बहुत टाइप के होते हैं। तो वो सब ये 15-16 साल की उम्र तक सब कुछ समझ गई थी, कैसे करना है, क्या करना है। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ-साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ-साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु-पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। अब क्या था और फिर इसके बाद सीखते-सीखते एक समय ऐसा आ गया था जब उसके काढ़े गए मतलब जिन परिधानों मतलब वस्त्र जिन कपड़ों पे उसने कढ़ाई की थी, उनकी प्रदर्शनी मतलब एग्ज़िबिशन लगी और उन कपड़ों में जो काठियावाड़ी कढ़ाई थी, उनके साथ-साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रही थी, जो उन्होंने बंगाल और लखनऊ की जो कढ़ाइयाँ होती है, जो टाइप होते हैं, जैसे काठियावाड़ी जो है वो काठियावाड़ की है। जैसे लखनऊ और बंगाल की भी अलग-अलग होती है कढ़ाई, उसमें आगे बताया हुआ है, तब बताती हूँ। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ-साथ और कई तरह के टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। लखनऊ की चिकनकारी होती है, लखनऊ की जो कढ़ाई जो बहुत ज़्यादा मशहूर है उसे चिकनकारी कहते हैं। कि फ़ोटो ये रही, ये देखो ये चिकनकारी है। पत्ते ये देखो ऐसे गोल-गोल करके, ये देखो ये पत्तियाँ हैं सारी। ये देखो पत्तियों को सजा रखा है। ये सारी पत्तियाँ, ये पत्तियाँ, सब पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी लखनऊ की मशहूर कढ़ाई है। डंडियों को कांथा से उभारा हुआ था। अब जैसे काठियावाड़ी है काठियावाड़ की, लखनऊ की है चिकनकारी, वैसे बंगाल की है कांथा। तो बंगाल की जो बहुत मशहूर कढ़ाई है उसका नाम है कांथा। वो है ये होती है कांथा। तो ये डंडियों और डंडियाँ मतलब जो सीधी लाइन होती है, डंडी वगैरह, जैसे अगर वो बेल बूटे भी बना रही हैं तो उसकी जो बेल होती है तो उनको इससे सजाया हुआ था। देखा होगा तुमने, बहुत आम सी चीज़ होती है कांथा। इसके बाद पशु पक्षियों की ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल जो बोलते हैं हम, मतलब ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल, आकृति मतलब शेप को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। मतलब पशु पक्षियों की जो, अब पूरा तो घुमावदार नहीं बना सकते, तो उसकी ज्योमेट्रिकल मतलब अगर किसी की आँख दिखा रहे हैं तो सिर्फ सर्कल दिखाएंगे, या फिर अगर उसकी टेल उसकी पूँछ वगैरह दिखा रहे हैं तो ट्रायंगल से, सर्कल से, ऐसे करके। तो तो उनकी जो आकृति, उनकी जो शेप्स है कसूती और जंजीर से दिखा रखी है। कसूती की तो शुरू में ही बात हुई थी कि कसूती सीख रही हैं वो। तो कसूती है ये देखो, ये जानवर, ये मोर है, ये हाथी है, ये फिर से मोर है, चिड़िया है ना। ये देखो ये सारी कसूती है, ठीक है। कसूती जो एम्ब्रॉयडरी है वो है, ये देखो ये हाथी, ये देखो ये हाथी की है। और उसके बाद जंजीर जो एम्ब्रॉयडरी है वो ये है, देखो ये रही, है ना। तो जो पशु पक्षियों की जो ये थी ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल, आकृति मतलब शेप्स, उनको कसूती और जंजीर से